बीइंग ए विमेन, तो मैं हमेशा ये देखती थी कि विमेन सपने तो देखती हैं बट उन्हें पूरा करना उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जब महिला ये ठान लेती है कि मैंने कुछ करना है, तो वो आगे बढ़ती भी है, बल्कि बहुत सारे उदाहरण देखेंगे कि वो अपने क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट ली है और काफ़ी आगे गई हैं और लोगों के लिए एक मिसाल बनी हैं। कि मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहती थी, जो थोड़ा डिफरेंट हो। मैं वो नॉर्मल लाइफ़ नहीं जीना चाहती थी कि ठीक है, आपने स्टडी की, उसके बाद आपकी शादी हो गई। समाज की एक सोच थी कि ठीक है, लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए या फिर उनकी सिक्योरिटी पर्पज़ से वो बाहर नहीं जाने देते थे। मैं ये कहती हूँ कि ऐसे मत डरिए। आप उनको इतना सक्षम बनाइए, इतना सुदृढ़ बनाइए कि वो अपने आप की भी सेफ्टी करें और साथ में समाज की भी सेफ्टी करें। सुबह 4 बजे उठती थी और तकरीबन 8 बजे तक पूरा कंटिन्यू अपनी जो है 2-3 घंटे पूरी मेहनत करती थी और उसके बाद फिर मैं कॉलेज में जाती थी। कॉलेज के बाद फिर जब घर आती थी तो मैं शाम को जो है फिर से प्रैक्टिस करना, तो ये मेरा एक रूटीन बन गया था। मैंने बहुत सारी पीक्स क्लाइंब की और इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन जो है, उनके थ्रू भी मैंने पीक्स क्लाइंब की और जब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो उसके बाद फिर मैंने एवरेस्ट के लिए अप्लाई किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा एवरेस्ट हो गया। मेरी जो राइट लेग है वो ऑलरेडी इंजर्ड है। मेरा 40 फीट से क्लाइंबिंग करते ही एक फॉल हो गया था और उसमें डिसलोकेशन प्लस फ्रैक्चर और मल्टीपल इंजरीज थी। तो उसमें मुझे उसको रीट्रीट करने में ही तकरीबन 2 साल के करीब लग गया और डॉक्टर ने कहा था कि आप चल भी पाओगे तो गनीमत है, अदरवाइज़ माउंटेनिंग तो आप सोचो ही मत। बट लेकिन पता नहीं क्या एक अंदर से मतलब उम्मीद जो कहते हैं ना हम लोग, तो वो जागी और कहीं न कहीं मुझे एक होप हुई कि नहीं, मेहनत करेंगे तो सब चीज़ें हो जाएँगी। मैं ये कहूँगी कि माउंटेनिंग जो है वो ईज़ी टास्क नहीं है, बहुत ही मुश्किल है और एक तरह से मौत के मुँह में जाने वाली बात है। उस पल को याद करती हूँ तो आज भी मेरे लिए वो एकदम से रिफ्रेश हो जाता है और सच में माउंट एवरेस्ट की चोटी को देखना और वहाँ तक पहुँचना अपने आप में अमेजिंग था, इट्स अ मिरेकल। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गई और वो पल जैसे ठहर गए थे और जब मैंने अपने देश का तिरंगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर लगाया तो उस समय मैं बता नहीं सकती कि मुझे अपने आप के ऊपर कितना गर्व हो रहा है। नमस्कार, देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। देश हरियाणा की टीम पहुंची है आज हरियाणा की एक ऐसी बेटी के पास जो कि अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई है और जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया है। ये एक माउंटेनियर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, फिटनेस फ्रीक है और साथ ही एक पुलिस ऑफिसर भी हैं। ममता जी, देश हरियाणा टीवी पे आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो ममता जी, जितनी बड़ी आपकी उपलब्धियां हैं, जितनी सारी आपकी अचीवमेंट्स हैं, उतनी ही आप एक सरल व्यक्तित्व की महिला लगती हैं। तो किस तरह से आपने माउंट एवरेस्ट का पहाड़ चढ़ने की ठानी, इस तरह का करियर लेने का ख्याल आपको किस तरह से आया? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सरल सरल एक्चुअली जो चीज़ें सरल होती हैं वही चीज़ें कुछ नया कर पाती हैं, क्योंकि दिखावा और सच्चाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मुझे लगता है जो सिंपल लिविंग लाइफ जिस तरह से जीते हैं तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगती है और एक इंसान को जो है सिंपल लाइफ ही जीनी चाहिए। और बात करें कि माउंट एवरेस्ट का ख्याल कैसे आया, तो इसके पीछे 2-3 रीज़न्स हैं, वो मैं थोड़ा-सा आपको शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट है कि हम लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना बचपन से ही थी, क्योंकि फ़ादर साहब हमारे जो है वो देश के लिए काफ़ी हमें बातें बताया करते थे और देशभक्ति की भावना जैसे जागृत हुई तो हमें था कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। हमें अपने लिए नहीं, देश के लिए हमेशा करें। फिर दूसरी बात थी कि बीइंग ए वुमन, तो मैं हमेशा ये देखती थी कि विमेन सपने तो देखती हैं बट उन्हें पूरा
करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ कि बहुत सारी सामाजिक जो चीज़ें हैं वो उनको रोकती हैं। फिर परिवार वाले बोलते हैं कि नहीं, दुनिया क्या कहेगी। तो ये चीज़ें सोच के ना हम उनकी लाइफ को शायद एक लिमिटेड एरिया में छोड़ देते हैं। और जब महिला ये ठान लेती है कि मैंने कुछ करना है, तो वो आगे बढ़ती भी है। और आप बहुत सारे उदाहरण देखें, ना केवल मैं, बल्कि बहुत सारे उदाहरण देखेंगे कि वो अपने क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट ली है और काफ़ी आगे गई है और लोगों के लिए एक मिसाल बनी है। तो दूसरा कारण मेरा ये रहा कि लोगों की सोच चेंज करनी है, कि महिलाओं को उनके सपने देखने दो, उनको एक उड़ान भरने दो और उनको अपना आसमान खुद खोजने दो। तो ये एक सोच मेरी रही उसके पीछे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहती थी जो थोड़ा डिफरेंट हो। मैं वो नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहती थी कि ठीक है, आपने स्टडी की, उसके बाद आपकी शादी हो गई, फिर आपने अपना घर संभाल लिया और सिर्फ यही लाइफ रह जाती है। हम वही करते रहते हैं कि ठीक है, पहले पेरेंट्स के लिए किया, ब्रदर सिस्टर के लिए किया, फिर उसके बाद हमने अपने हस्बैंड के लिए किया, बच्चों के लिए किया। तो सारी लाइफ हमारी एक तरह से ये नॉर्मल लाइफ में चली जाती है। और महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा पावर है, बिकॉज़ कि उसमें उस परमेश्वर ने बहुत असीम क्षमता भरी है। और उसके अंदर पेशेंस है, पावर्स है, वो सारी चीज़ें हैं। तो देश की उन्नति और तरक्की में वो ज़्यादा अहम भूमिका अदा कर सकती हैं। तो जिस तरह से आज हम देखें तो ज़माना काफ़ी चेंज हो गया है। जिस टाइम में हम छोटे होते थे तो पेरेंट्स भी सोचते थे, आसपास के जो लोग हैं वो भी सोचते थे, समाज की एक सोच थी कि ठीक है, लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, या फिर उनकी सिक्योरिटी पर्पज़ से वो बाहर नहीं जाने देते थे। मैं ये कहती हूँ कि ऐसे मत डरिए, आप उनको इतना सक्षम बनाइए, इतना सुदृढ़ बनाइए कि वो अपने आप की भी सेफ्टी करें और साथ में समाज की भी सेफ्टी करें, दूसरी महिलाओं की भी सेफ्टी करें। तो जिस तरह से आज हम देखें तो ज़माना काफ़ी चेंज हो गया है। जिस टाइम में हम छोटे होते थे तो पेरेंट्स भी सोचते थे, आसपास के जो लोग हैं वो भी सोचते थे, समाज की एक सोच थी कि ठीक है, लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, या फिर उनकी सिक्योरिटी पर्पज़ से वो बाहर नहीं जाने देते थे। मैं ये कहती हूँ कि ऐसे मत डरिए, आप उनको इतना सक्षम बनाइए, इतना सुदृढ़ बनाइए कि वो अपने आप की भी सेफ्टी करें और साथ में समाज की भी सेफ्टी करें, दूसरी महिलाओं की भी सेफ्टी करें। और ये सब देखते हुए मैंने अपने आप को पहले फुल प्रैक्टिस की, कम से कम मैंने 12 साल प्रैक्टिस की है। और उसमें मैंने फिज़िकल एक्सरसाइजेज और माउंटेनिंग और योगा का कॉम्बिनेशन लेके, और उसके बाद मैंने अपने आप को परफेक्ट बनाया है। और इन बिटवीन बहुत सारे हर्डल्स भी आए। मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी और घर में सिर्फ वही कमाने वाले थे और हम लोग सभी उनके ऊपर डिपेंड थे। मम्मा मेरे हाउसवाइफ थे, तो मैं सबसे बड़ी थी। तो ये ज़िम्मा मैंने लिया कि नहीं, फैमिली को मैंने ही संभालना है। तो उस टाइम में मैंने ये सोचा था कि नहीं, माउंटेनिंग मैं छोड़ देती हूँ, घर को संभालती हूँ। लेकिन मेरे ब्रदर सिस्टर ने, मदर ने मेरी इतनी हेल्प की कि वो ये कहने लगे कि नहीं, हम लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुम अपनी माउंटेनिंग मत छोड़ो। जो एक सपना आपने देखा है, क्योंकि मदर को मैं सारी बात शेयर करती थी, उनको हर चीज़ बताती थी, तो वो कहती थी इतना अच्छी सोच रखते हुए आप अपने सपने को कैसे छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया काफ़ी। तो उनकी सपोर्ट की वजह से मैंने माउंटेनिंग नहीं छोड़ी। तो साथ में मैंने जॉब भी ज्वाइन की और साथ में जो है अपनी फैमिली का भी रखा। और इन बिटवीन जैसे मैंने वहाँ के एमडी थे, तो उनको भी मैंने कहा सर, मैंने माउंटेनिंग करना है, तो मेरा एक एम है, वो मैंने अचीव करना है, तो आप प्लीज़ मुझे सिर्फ इतना कर दीजिए कि जिस टाइम मैंने माउंटेनिंग करनी है तो उस टाइम में मुझे थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिएगा, तो लीव वगैरह है जो वो सेंक्शन कर दीजिएगा। तो उन्होंने डन कर लिया, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो वो बीच में फिर मैं माउंटेनिंग भी करती रही, साथ में इधर से जॉब का भी होता रहा। तो इन बिटवीन फिर वो प्रैक्टिस और वो सारी चीज़ें चलती रही। मैं सुबह 4 बजे उठती थी और तकरीबन 8 बजे तक पूरा कंटिन्यू अपनी जो है 2-3 घंटे पूरी मेहनत करती थी। और उसके बाद फिर मैं कॉलेज में जाती थी। कॉलेज के बाद फिर जब घर आती थी तो मैं शाम को जो है फिर से प्रैक्टिस करना, तो ये मेरा एक रूटीन बन गया था। और बस ये था मन में एक जुनून वो बन गया था कि एवरेस्ट क्लाइंब करना ही है आपने। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग भी ली, फिर बच्चों को भी ट्रेन किया, कुछ मतलब विद इन सिस्टम चलता रहा सब कुछ। मैंने हरियाणा टूरिज्म में भी एज ए वॉलंटियर वर्क किया, एडवेंचर सेल में। और इसके साथ ही फिर ट्रेनिंग भी ली, निम से भी ली और HMI से भी ली, दार्जिलिंग से। तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है। और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी पीक्स क्लाइम की। और इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन जो है, उनके थ्रू भी मैंने पीक्स क्लाइम की।
और जब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो उसके बाद फिर मैंने एवरेस्ट के लिए अप्लाई किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा एवरेस्ट हो गया। तो मैं ये कहूँगी कि इट्स गुड फॉर अस कि थैंक गॉड कि इतना बढ़िया अचीवमेंट उस टाइम में मुझे दिया। और उसके बाद भी माउंटेनिंग जो है मेरी आज भी चल रही है, और फिज़िकल फिटनेस मैं डेली मतलब कोई ना कोई हार्ड वर्क करते ही रहते हैं हम लोग। अब मैंने साइकिलिंग भी शुरू की है बीच में, और उसके साथ ये भी है कि जो रूटीन का एक वर्क है वो भी मेरा चलता रहता है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड है, चाहे वो मेरी खुद की जॉब से रिलेटेड है। तो वो मैनेज करके, और इसमें हमारे ऑफिसर जो हायर ऑफिसर हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, वो काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी। तो वो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग ये सब कर पाते हैं। जी, तो जिस तरह से आपने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने माउंट एवरेस्ट फ़तेह कर लिया था, लेकिन इस दौरान आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? किस तरह के हर्डल्स आपको सामने आए? जैसे मेरी जो राइट लेग है वो ऑलरेडी इंजर्ड है। मेरा 40 फीट से क्लाइंबिंग करते ही एक फॉल हो गया था, और उसमें डिसलोकेशन प्लस फ्रैक्चर और मल्टीपल इंजरीज थी। तो उसमें मुझे उसको रिट्रीट करने में ही तकरीबन 2 साल के करीब लग गया, और डॉक्टर ने कहा था कि आप चल भी पाओगे तो गनीमत है, अदरवाइज माउंटेनिंग तो आप सोचो ही मत। बट उस टाइम में मुझे ये लग, एक बार तो दिल टूट गया था कि अब कुछ नहीं हो सकेगा। बट लेकिन पता नहीं क्या एक अंदर से मतलब उम्मीद जो कहते हैं ना हम लोग, तो वो जागी, और कहीं ना कहीं मुझे एक होप हुई कि नहीं, मेहनत करेंगे तो सब चीज़ें हो जाएंगी। और मैंने 6 मंथ में ही विदाउट एनी सपोर्ट डॉक्टर के सामने जाके खड़ी होगी। वो कहते हैं कि इट्स अमेजिंग, और उन्होंने खड़े होके वाकई में क्लैपिंग की, और जितने वो पेशेंट थे उन्होंने भी क्लैपिंग की। कि कहते हैं मैं विश्वास नहीं कर सकता था ये लड़की खड़ी भी हो जाएगी, और 6 मंथ में ये विदाउट एनी सपोर्ट चल के आ गई। तो वो एक जुनून होता है, वो एक जज्बा होता है जो आपको मेहनत करने के लिए अग्रसर करता है। कहीं ना कहीं वो चीज़, वो ज़ील आपको जो है सोने नहीं देती है, मुझे ये लगता है। तो जब कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। बिल्कुल, जहाँ चाह होती है, वहाँ राह होती है। जी। तो आपने हरियाणा के कैथल में एक सामान्य परिवार में आपने जी। जन्म लिया, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कई तरह के सोशल हर्डल्स भी आपको सामने आए होंगे। डेफिनेटली। किस तरह से ये आपकी जर्नी पूरी हो पाई? देखिए, सोशल हर्डल्स की अगर हम बात करें, तो सोशल हर्डल्स बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, एक मान्यताएं हैं जो लोगों ने अडॉप्ट कर ली हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, और वो बहुत टाइम से यही चीज़ें देखते आ रहे हैं। उनको लगता है कि यही सब चीज़ें होनी चाहिए, बट लेकिन ऐसा नहीं है। तो जैसे आसपास के लोग थे, मैक्सिमम सुनने में आता है कि लड़की को बाहर भेज देते हैं अकेले, पता नहीं कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, क्या होता है, मतलब हमेशा नेगेटिव सोचना। मेरे पेरेंट्स को आके बताते थे लड़की को इतनी आज़ादी मत दो। मेरे मतलब खुद के रिलेटिव्स ये बात कहते थे, तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि ऐसा क्यों कहते हैं लोग। क्योंकि उस टाइम में हमें पता नहीं था ना कि समाज भी इस तरह की बातें सोचता है, या फिर लोगों में इस तरह की कुरीतियाँ जो हैं, मैं कुरीति कहूँगी इसको, कि ऐसा सोच नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके पेरेंट्स का रिस्पॉन्स किस तरह का था? देखिए, पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर तो मैं जा ही नहीं सकती थी। तो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया, और मेरे ऊपर पूरा विश्वास किया कि नहीं, हमारी बेटी जो कर रही है उसे करने दीजिए, वो हम देखेंगे वो गलत चलती है या सही चलती है। हमने ऐसी शिक्षा दी नहीं उसे कि वो गलत जाएगी। तो फिर इस तरह से कह के और मुंह बंद करवा देते थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर फिर भी सोचते थे कि पता नहीं लोग क्यों कहते हैं ऐसा ऐसा, बट डरते थे ना उस चीज़ से। तो डर भी होता है एक समाज का। तो वो चीज़ें फिर मैं उनको ये कहती थी कि आप डरिए मत, मैं आपको कभी भी आपका सिर मैं झुकने नहीं दूंगी, इतना मेरे ऊपर विश्वास रखिए। तो जब ये बातें होती थी वो फिर से नॉर्मल हो जाते थे। तो बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी उनको मनाने में। पहले तो मना कर रहे थे कि इतनी मतलब वो तो डेंजरस कहते थे उसको, कि लाइफ का कुछ पता ही नहीं है कि कब क्या। अदर सिस्टम मेरे साथ शुरू से ही थे, वो कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करते रहते थे। तो फिर इस तरह से वो चीज़, ये हर्डल्स आए। उसके बाद फिर फाइनेंशियल हर्डल्स काफ़ी थे, क्योंकि फादर साहब 6-7 ईयर बेड रिडन ही रहे, और उसमें हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि जितना पैसा था वो सारा उनकी ट्रीटमेंट में और सारी चीज़ों में लग गया। और हमें क्योंकि माउंट एवरेस्ट के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, तकरीबन 21 लाख रुपीज़। तो हमारे पास तो अगर हम इकट्ठा भी कर रहे थे तो 1 लाख भी नहीं थे। तो मुझे ये लगता था कि ये टारगेट कैसे पूरा होगा। तो एवरेस्ट चलने से पहले
ये सबसे बड़ा हर्डल मेरे लिए था कि इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से। बट हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और हमने कहा कि नहीं, हम प्रशासन के पास जाएंगे और जो हमारे मंत्री वगैरह हैं उनके पास जाएंगे, जहाँ से भी हेल्प मिल सकेगी हम उनके पास जाएंगे, कंपनीज़ के पास जाएंगे ताकि वो भी हमारी हेल्प कर सकें। तो थोड़ा थोड़ा करते करते सभी लोगों ने हेल्प की, और जब वो कंप्लीट हो गया तो दैट इज़ माय फाइनल डेस्टिनी कि हाँ अब हम लोग जा सकते हैं। तो ये उस संघर्ष के दौरान सच में बहुत सारी चीज़ों से आमना सामना हुआ, सच्चाई का पता लगा कि कौन इंसान साथ देता है कौन साथ नहीं देता है। तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, तो उसने बहुत कुछ सिखाया मुझे। तो जैसे हो गया तो फिर उसके बाद एवरेस्ट क्लाइंब करना अब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज कि बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी मेरे साथ कि नहीं, और मीडिया में बहुत ज़्यादा आ चुका था भी ऐसे कैथल की लड़की जो है वो एवरेस्ट क्लाइंब करने जा रही है, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था इस चीज़ का। तो जब मैं क्लाइंबिंग कर रही थी तो हमेशा मेरी सोच वहीं रहती थी कि अगर नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, तो ये चीज़ें चलती रहती थी। फिर जब हम बेस कैंप में पहुंचे, पहले तो बेस कैंप में जाने के लिए 7 डेज़ लगते हैं, 7 डे का ट्रैक है। और फिर हम लोग बेस कैंप पहुंचते हैं, और बेस कैंप पहुंच के हम लोग तकरीबन 10 डेज़ वहाँ रहते हैं। तो जैसे ही हम लोग बेस कैंप पहुंचे तो वहाँ मुझे कफ़ हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे खुम्बू कफ़ बोलते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि लंग्स के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो वो जाते ही मुझे हो गई, तो मैं मैक्सिमम जो है वो कफ़ होता रहता था, तो उससे भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। फिर उसके बाद हाई एल्टीट्यूड पे जाके ऑक्सीजन वैसे ही कम होती है, वो आपके ऊपर और इफ़ेक्ट करती है, उससे लॉस ऑफ एपेटाइट और हेडेक और ये सब चीज़ें, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो ये सब चीज़ों को भी अवॉइड करके, और जो मेरे लेग में कंटिन्यू पेन होती रहती थी जब मैं क्लाइंबिंग करती थी, तो ये भी मुझे सहन करनी पड़ती थी। तो इसके साथ ही मुझे जो है क्लाइंब करना पड़ा, और काफ़ी दिक्कत आई। मतलब मैं ये सोचती थी कि एक बार तो ऐसा लगता था, जैसे कैंप 3 में हम लोग गए तो इससे टोटली आइस वॉल, तो उसको क्लाइंब करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड था, बिकॉज कि मेरा जो पाँव है वो स्टिफ है काफ़ी। आइस वॉल पे जाते हैं तो स्पाइक्स यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग अपने जो हैं क्रैम्पोन्स यूज़ करते हैं, और जब उसको लगाया जाता है तो इट्स अ वेरी वेरी हार्ड। तो मेरी लेग्स में बहुत पेन होने के बावजूद भी मुझे ये लगता था कि मुझे क्लाइंब करना ही है, तो वो पेन भी अवॉइड करना पड़ता था। और जहाँ हमने टेंट लगाया हुआ था वो टोटली ऐसे स्लोप थी, और दिस इज़ अ हैंगिंग, जो हमारा टेंट कहेंगे आप, हैंगिंग टेंट था। तो अगर ज़रा सा भी आप नेग्लिजेंसी करते हो तो आप हज़ारों फीट गहरी खाई में चले जाते हो। फिर उसके बाद हम लोग जब आगे गए तो एक डेड बॉडी हमें मिली, तो दैट इज़ आल्सो ए वेरी बैड इम्प्रेशन इन आवर माइंड, बिकॉज कि उसको डेड बॉडी को देख के कि ये भी क्लाइम करने आए थे, तो कहीं हमारा भी हाल ये ना हो। मतलब वो चीज़ें बड़ी इफ़ेक्ट करती हैं आपके ऊपर। तो ऐसे ही हम लोग बेस कैंप में भी जब हम लोग थे तो उस टाइम में टीम्स बना दी गई थी, और 3 वहाँ पे डेड बॉडीज़ थी, तो बहुत पुरानी, जैसे 30 ईयर ओल्ड या 40 ईयर ओल्ड। तो हम लोग उनको फिर लेके आए और एक जगह पे इकट्ठा किया, और फिर उनको नीचे भेजा। तो वो भी अपने, उस दिन सारी रात मुझे नींद नहीं आई, और मुझे लग रहा था कि ये कैसे, किस तरह से, देखो ये भी क्लाइम करने आए थे और इनका क्लाइम नहीं हुआ और ये डेड भी हो गए। तो मैं ये कहूँगी कि माउंटेनिंग जो है वो इजी टास्क नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, और एक तरह से मौत के मुंह में जाने वाली बात है कि आप जो है एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आपको पता ही नहीं कि आप वापस आएंगे। तो पहले आपके माइंड को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपकी, क्योंकि फिजिकल जो आपकी पावर है वो एक लेवल पे ख़त्म हो जाती है, फिर आपकी मेंटल पावर चलती है। तो जैसे हम कैंप 4 में पहुँचे तो वहाँ जब हम गए तो हमने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था, दैट इज़ द लास्ट कैंप, 4 कैंप जो है। तो वहाँ पे जब ऑक्सीजन मास्क लाया हुआ तो हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, तो हम, मेरे साथ जो शेरपा थे उन्होंने मेरा मास्क जब हटाया, मेरे से निकल नहीं रहा था, उन्होंने थोड़ा जोर ला के निकाला, तो ये मेरी सारी स्किन जो है ये भी साथ में चली गई। तो मुझे तब पता लगा जब मुझे ब्लड आया मैंने कहा ये क्या हो गया तो वो भी फिर पेन साथ में ही चलता रहा, और फिर उसके बाद जब हम लोग फाइनल क्लाइंबिंग के लिए तकरीबन 12-1 बजे के करीब निकले, तो उस टाइम में बहुत तेज़ तूफान चल रहा था और हमें लग रहा था कि अभी जाना ठीक नहीं है, तो हम थोड़ी देर के लिए रुक गए। तब जब थोड़ा सा शांत हुआ तब हम लोगों ने चलना शुरू किया। जैसे हम ऊपर चले तो एक ऊपर से स्टोन आया और वो मेरे शेरपा के शोल्डर पे लगा, बहुत तेज़, वो वहीं पे बैठ गया। हमने कहा लो ये तो जा नहीं पाएगा आगे। तो क्योंकि वहाँ ना स्टोन फॉलिंग भी होती रहती है, पता ही नहीं चलता कि कब, इसलिए हेलमेट लगा के जाना पड़ता है।
तो उसके बाद फिर उनको थोड़ा सा हमने वार्म वाटर वगैरह चाय वगैरह पिलाया और उसके बाद फिर हम लोग ऊपर चले गए। फिर मतलब ऐसे हवाओं के जो एक तरह से आप कहोगे ना जैसे एक तरह से थप्पड़ कोई ऐसे मार रहा है, हवाओं के थपेड़े जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ें ऐसी लग रही थी। कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ आप वे की तरफ देख सकते हैं, इधर उधर तो बिल्कुल भी नहीं। इतनी इतनी स्नो जो है वो जमी हुई थी। स्नो का, बर्फ़ का जैसे तूफ़ान होता है, दैट्स लाइक सेम। तो इस तरह से बर्फ़ का तूफ़ान जो है वो साथ में चल रहा था। और मतलब हम दाएं बाएं मैं देख नहीं पा रही थी, बस मेरे रास्ते की तरफ कंसंट्रेशन थी कि मुझे जैसे न कैसे करके ऊपर पहुंचना है। तो ममता जी, तमाम तरह की आपने परेशानियों का सामना किया, आर्थिक दिक्कतों का सामना किया, सोशल हर्डल्स आपको आए, फाइनेंशियल हर्डल्स आपको आए। इन सब के बाद जब आपने माउंट एवरेस्ट फतह किया तो कैसा था वो पल? मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो आज भी मेरे लिए वो एकदम से रिफ़्रेश हो जाता है। और सच में माउंट एवरेस्ट की चोटी को देखना और वहाँ तक पहुँचना अपने आप में अमेजिंग था, इट्स अ मिरेकल। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। और वो पल जैसे ठहर गए थे, और जब मैंने अपने देश का तिरंगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर लगाया, तो उस समय मैं बता नहीं सकती कि मुझे अपने आप के ऊपर कितना गर्व हो रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और वो मोमेंट्स मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। कुछ वहाँ के क्लाइमेट के बारे में भी बताइए, किस तरह के क्लाइमेट को लेकर ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा चैलेंज रहते होंगे, तो किस तरह के आपको चैलेंज आए और किस तरह से आपने उनको फेस किया? यहाँ पे बेसिकली मेन रहता है कि हाई एल्टीट्यूड की वजह से आपकी ऑक्सीजन जो है वो कम रहती है, तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ करते हैं। और तकरीबन हमें 20-25 kg वेट लेके और फिर क्लाइंबिंग करनी होती है, बिकॉज कि हमारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी मतलब हैवी होते हैं। हमारे शूज़ ही जो कॉफ्लेक्स शूज़ हम डालते हैं वो भी हमारे तकरीबन 5 या 10 kg के बीच में होते हैं। और इसके साथ हमारा जो रोप होती है और सिलेंडर्स होते हैं, इन सबको मिला के, और हमारा पर्सनल इक्विपमेंट भी होता है, तो उसके साथ मिला के 25 kg के करीब हम वेट जो है वो ऊपर लेके जाते हैं टॉप पर। और उसके साथ चलना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसके साथ फिर वहाँ पे ठंड भी बहुत होती है, -30 डिग्री के करीब जो है वहाँ पे टेम्परेचर रहता है। और वहाँ पर कभी भी एवलॉन्च भी आ सकता है, कभी भी स्टोनफॉल हो सकता है, और कभी भी बर्फीला तूफान आ सकता है। हवाएं जो हैं वो 120 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से भी चल सकती हैं, 180 भी हो जाती हैं। तो इट्स हम लोग सिर्फ एक तिनके की तरह है वहाँ, कि अगर नेचर चाहे तो कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा नेचर की रिस्पेक्ट भी करती हूँ, उससे प्यार भी करती हूँ। तो क्या माउंट एवरेस्ट चढ़ते हुए आपके सामने कभी कोई डू एंड डाई वाला पल सामने आया? बिल्कुल। एक बार जब हम लोग जो एक हिलरी स्टेप है वहाँ पे, जो कि एक तरह से आप कहेंगे कि रोकी पैच है और आइस पैच और स्नो में ये मिक्सचर है। और वहाँ पे क्रैम्पोन जो है वो स्लिप करते हैं, क्योंकि वो स्नो और आइस के लिए बने हैं। तो वहाँ पे जब वो हम लोग क्रॉस कर रहे थे उसको, तो वहाँ पे एक बार लगा, क्योंकि मेरा पाँव जो है स्लिप हुआ, और वहाँ सिर्फ एक इतनी सी जगह है सिर्फ ऐसे चलने के लिए, और बाकी जो है सारा वो हज़ारों फीट गहरी खाई है। तो आपने ज़रा सा भी बैलेंस भी आपका अगर बिगड़ा तो आप जो है वो सीधा नीचे जाएंगे। तो वहाँ पे मुझे लगा था, एक बार मेरा पाँव स्लिप हुआ तो मुझे लगा कि मैं गई, लेकिन वो मैंने एंकर किया हुआ था तो इसलिए बच गए। और एक जब हम लोग नीचे आ रहे थे, तो मैं रोप से रैपलिंग कर रही थी, तो उस टाइम में भी एक तरह से ना मेरी रोप स्लिप हो गई, और मैं रोल करते हुए वो दूसरी साइड में चली गई, और नीचे जो है वो पूरा एक तरह से बर्गसुंड होता है जहाँ पे गहराई होती है काफ़ी। तो वहाँ पे मुझे लगा कि मेरे शेरपा भी डर गए थे उस टाइम तो कि ये गई बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैंने जो है अपने आप को टर्न किया, टर्न करके लगा के और मैंने उसको टर्न करके, और फिर मैं अपने आप ही वहाँ तक पहुँची, क्योंकि वो हेल्प नहीं कर सकता था मेरी। तो मैं खुद ही वहाँ से आके और उन तक पहुँची। कहते बच गए आप, अदरवाइज चले जाते। मैंने कहा नहीं, इतनी आसानी से तो मरने वाले नहीं है। तो आपकी लाइफ की स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है और आप दूसरी महिलाओं के लिए भी
काफ़ी ज़्यादा काम करती है, सोशल वर्क भी आप करती है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सोशल वर्क मैं तो ये कहूँगी कि मुझे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, इसके साथ जो जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत है उनके लिए करना सच में बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए और बहुत ज़रूरी भी हैं, और मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो मिलती है। जी। जी। तो हमने सुना है कि आपके हस्बैंड भी एक माउंटेनियर है और क्लाइंबिंग करते हुए आपकी लव स्टोरी भी शुरू हुई। क्या आप उसे रिवील करना चाहेंगी? देखिए, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। वो भी बहुत अच्छे माउंटेनियर हैं, मैं कहूँगी कि मुझसे भी अच्छे माउंटेनियर हैं। और बहुत अच्छी पीक्स उन्होंने क्लाइंब की हैं, बट एवरेस्ट नहीं किया है, वो एक अलग बात है। बट लेकिन अच्छे माउंटेनियर हैं और अच्छे इंसान भी हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा लाइफ पार्टनर सबके लिए होना चाहिए। जी। और अगर लव स्टोरी की बात करूँ तो आई डोंट नो कि लव स्टोरी थी या क्या था। ये मुझे नहीं पता। बट हमें एक दूसरे का नेचर बहुत अच्छा लगा था, और हम लोगों ने क्लाइंबिंग एक साथ की है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहते थे। और खुद भी मुझे कई बार सिखाते भी थे कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा मुझे इनका नेचर लगा, और बहुत अच्छी इनकी सोच थी, और ये चाहते थे कि महिलाएं जो हैं वो आगे जाएं। तो आपका एक बेटा भी है ममता जी, बिल्कुल आप उसे भी माउंटेनियरिंग सिखा रही है, तो आप आगे चल के उसके लिए भी चाहती है कि वो एक माउंटेनियर बने? देखिए, मैं बच्चे के ऊपर हम लोगों ने कोई ऐसा जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है कि वो माउंटेनियर ही बने। हम सिर्फ उसे हर चीज़ का एक इंट्रोडक्शन ज़रूर देंगे, और यदि वो इंटरेस्टेड होता है तो डेफिनेटली वो एक माउंटेनियर बने, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने। वो उसकी विश है। हम लोग उसमें कभी भी वो नहीं करेंगे, हमने उसके ऊपर छोड़ा है। जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, आप वो करें। तो हरियाणा पुलिस में आपकी जर्नी किस तरह से शुरू हुई और आप अपने काम को कितना चैलेंजिंग मानते हैं? हरियाणा पुलिस में जैसे 2010 में मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, तो गवर्नमेंट ने मुझे एक रिवार्ड से नवाजा कि आप हरियाणा पुलिस को ज्वाइन करें एज ए डीएसपी। तो सच में हमें बहुत अच्छा लगा। उस टाइम में हमने सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। तो मैं गवर्नमेंट का हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छी बात सोची, और विमेन को एम्पावर्ड करने के लिए बहुत अच्छी सोच थी ये। तो अभी जो मैं बात करूँ चैलेंज की, तो पुलिस का हर दिन का चैलेंज है। हर जगह से, हर तरह से चैलेंजिंग है, और हर दिन नया होता है, हर दिन नया चैलेंज होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, चाहे वो आपकी इन्वेस्टिगेशन है, या फिर आप कहें कि आपके जो है वीआईपी ड्यूटीज़ हैं, या दूसरी चीज़ें हैं। तो एक पुलिस ऑफिसर को जो है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपना वर्क करना पड़ता है, क्योंकि समाज के साथ भी आप जुड़े हैं, लोगों की सोच भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो हर तरह के लोगों से डील भी करना पड़ता है। तो हमें फेसेस अपने उसी तरह से ही रखना पड़ता है। ये हमने ये नहीं कर सकते कि हम अपनी फैमिली लाइफ को जो है उसमें मिक्स कर दें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऑफिसर जो है वो आइडियल होता है दूसरों के लिए। तो हमें एज ए ऑफिसर ईमानदारी, सच्चाई, और एक तरह से अच्छे लीडरशिप की भावना से हमें काम करना चाहिए। और जब हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और पुलिस में भी इससे जो है उसका स्तर जो है बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बीइंग अ लेडी, एक महिला पे हमेशा परिवार की भी ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, आपके ऊपर आपके बेटे की भी जिम्मेदारी है। तो अपनी, और आप एक माउंटेनियर तो है ही है, एक पुलिस ऑफिसर है, आप फिटनेस फ्रीक है। इस तरह से आप इन सब चीज़ों को मैनेज करती है, अपने काम को, अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरह से बैलेंस करती है? देखिए, हर चीज़ में बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर आप बैलेंस बना के नहीं चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो हम ये, जैसे मान लीजिए मेरे पास आधा घंटा भी है, ज़रूरी नहीं है कि मैं एक एक घंटा या दो दो घंटा करूं। तो जितना मुझे टाइम मिलता है उतना मैं फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ, और जितना मुझे फैमिली के लिए टाइम मिलता है वो उतना फैमिली को दे देती हूँ। बट मैक्सिमम टाइम मेरा जो है वो पुलिसिंग के लिए जाता है। आपने विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बाइक रैली और एक साइकिल रैली भी निकाली थी।
जी, बिल्कुल मैंने लास्ट ईयर एक साइकिल रैली और उसके बाद फिर हमने एक बाइक रैली निकाली थी, वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर था और उसमें सभी विमेन थी पार्टिसिपेट जिन्होंने किया और हरियाणा पुलिस की तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था और हरियाणा पुलिस की टीम उसके अंदर थी और कुछ हमने प्राइवेट पर्सन्स को भी साथ में लिया था। इसके साथ ही इस साल भी हम लोगों ने एक साइकिल एक्सपीडिशन किया था जो कि पंचकुला के जिसमें सभी लोग शामिल थे और वो हमने पंचकुला टू लेह किया है और खारदुंगला जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वहाँ तक हम लोग गए थे और ये भी काफ़ी चैलेंजिंग था बिकॉज़ कि इतने हाई एल्टीट्यूड पे साइकिल चलाना अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंज है और ये इसलिए था कि जो 7 सरोकार हैं हमारे माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर साहब के, तो उन 7 सरोकारों को लेके गए थे, उनके अवेयरनेस प्रोग्राम था और जहाँ-जहाँ हम रुकते चले गए वहाँ-वहाँ हमने लोगों को अवेयर किया और ये 7 सरोकार जैसे कि ड्रग फ्री पंचकुला, प्लास्टिक फ्री पंचकुला, स्ट्रे कैटल डॉग फ्री पंचकुला और इसके साथ ही हमारा जो है एनक्रोचमेंट से रिलेटेड था, ट्रैफिक से रिलेटेड था और बेसिकली हमने मेन जो पार्ट वो किया है वो है कि ड्रग फ्री पंचकुला जो है वो होना चाहिए और इसके साथ ही पॉल्यूशन फ्री। तो ममता जी, काफ़ी इंस्पायरिंग आपकी ये जर्नी है, लेकिन जितनी इंस्पायरिंग है उतनी ही चैलेंजिंग भी है। सब चैलेंजेस को फेस करते हुए आपने अपना जो ये यात्रा है ये पूरी की और अभी भी स्टिल आप बहुत सारे काम कर रही हैं। तो आप और महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। तो आप आज देश हरियाणा टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी उन महिलाओं के लिए जो कि लीक से हटकर कुछ करना चाहती है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है? मैं उन सभी महिलाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में अपना एक एम ज़रूर रखिए और सपने देखिए, उनको पंख दीजिए और उनको उड़ने दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कड़ी मेहनत कीजिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको कोई रोकता है तो उसको आपको लड़ना नहीं है उससे। आप सिर्फ उतना ही जोश अपने काम में दिखा दीजिए, उनके अपने आप मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो जाने से पहले लोग पता नहीं क्या-क्या बोलते थे। एवरेस्ट क्लाइंब करने के बाद उनकी ये सोच चेंज हो गई कि हमारी बेटी जो है वो ममता जैसी होनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा बढ़ के मुझे लगता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिएगा। मेरी एक्चुअल अचीवमेंट यही थी कि लोगों की सोच चेंज हो गई। तो अपने सपनों को कभी मत खोएं और ये मत सोचें कि यहाँ पे सब खत्म हो गया है और इंसान किसी भी एज में और किसी भी सिचुएशन में कुछ भी कर सकता है और सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ममता सोधा जी की लाइफ स्टोरी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।